आंध्र प्रदेश का एक जिला है ईस्ट गोदावरी। यहां पड़ने वाले राजमुंद्री शहर में 7 सितंबर को एक दंपत्ति ने आत्महत्या कर ली। 35 वर्षीय कोली दुर्गा राव अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ 7 सितंबर को अपने रिश्तेदार के यहाँ एक फंक्शन में जाते हैं और जब वहां से लौटते हैं तो अपने बच्चों को करीबियों के घर छोड़ देते हैं। इसके बाद दोनों एक लॉज में कमरा किराए पर लेते हैं। उसमें दाखिल होने के बाद कभी बाहर नहीं आते। इन दोनों ने जहर खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मामले की जांच की गई तो पता चला कि दंपत्ति ने ऑनलाइन लोन ऐप से पैसा उधार लिया था और इसके बाद उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। पेशे से दर्जी दुर्गा राव अतिरिक्त कमाई के लिए पार्ट टाइम पेंटिंग का काम करते थे, लेकिन जब जरूरत पूरी नहीं हुई तो उन्होंने पिछले दिनों 2 ऐप से 30,000 का लोन लिया। दुर्गा राव ने धीरे धीरे लोन के कुछ पैसे चुका दिए, लेकिन अभी भी लोन का कुछ हिस्सा बाकी था। स्थानीय पुलिस के मुताबिक दुर्गा राव को पिछले दिनों से धमकी भरे फोन कॉल आ रहे थे। फोन करने वाले का कहना था कि अगर लोन की बकाया राशि नहीं चुकाई तो उनकी पत्नी के अश्लील वीडियो इंटरनेट पर फैला दिए जाएंगे। ये कहानी सिर्फ दुर्गा राव की नहीं है। देश के हजारों ऐसे परिवार हैं जिन्हें इन चाइनीज लोन से ऐप से उधार लेने के बाद प्रताड़ित किया जा रहा है। इसमें से कुछ लोग प्रताड़ना की उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जीने से ज्यादा मरने का रास्ता आसान लगने लगता है। 22 अगस्त को इंदौर के अमित यादव ने अपने सुसाइड नोट में कुछ ऐसा ही लिखा। जीने की इच्छा मेरी भी है पर मेरे हालात ऐसे नहीं। आदमी में बुरा नहीं, इसमें किसी कोई गलती नहीं मेरी है। मैंने कई ऑनलाइन ऐप से लोन ले रखा है पर लोन नहीं भर पा रहा हूँ। इज्जत के डर से ये कदम उठा रहा हूँ। अमित ने पहले अपनी पत्नी और 2 बच्चों को जहर दिया और फिर आत्महत्या कर ली। 17 अप्रैल को हैदराबाद के जियागुड़ा में रहने वाली कमलम्मा भी अपने घर लौटी तो उन्हें उम्मीद थी कि दरवाजा खटखटाते ही उनका बेटा राजकुमार गेट खोलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में दरवाजा तोड़कर कमलम्मा और पड़ोसी कमरे में पहुंचे तो राजकुमार की लाश पंखे से लटकी मिली। जांच में पता चला लोन न चुका पाने के कारण उसने आत्महत्या की है। ये हमने आपको 3 प्रकरण बताए, पर शहर वाइज बात करें तो अकेले हैदराबाद शहर में साल 2020 से लेकर अब तक लोन ऐप के ब्लैकमेल के कारण 9 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। लोन उगाही के इस धंधे के बहाने हो रही ब्लैकमेलिंग के खिलाफ काम कर रहे एनजीओ सेव देम इंडिया फाउंडेशन के आंकड़ों की माने तो देश भर में लोन ऐप ब्लैकमेलिंग के चलते 52 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। इंडिया टुडे मैगजीन ने अपने 7 सितंबर वाले अंक में इस मामले को लेकर एक डिटेल कवर स्टोरी की। स्टोरी को लिखने वाले विनय सुल्तान से जानिए आखिर लोग कैसे इन ऐप्स के कुचक्र में फंस जाते हैं। 5,000 रुपए का लोन लिया है तो आपको उसके बदले में तकरीबन 9,500 रुपए चुकाने एक ही सप्ताह के अंदर। सामान्य तौर पर जो ऐसे लोग हैं जो इस लोअर इनकम स्टेटा के लोग हैं जिनके पास में इतना पैसा नहीं होता है तो वो 7 दिन में इतना पैसा वापस करने की स्थिति में होते नहीं, तो वो लगातार इसके शिकार बन जाते हैं। और इन ऐप्स की खास बात यह है कि इसमें एक ऐप के अंदर कई सारे वर्टिकल्स हैं। जैसे समझिए कि एक ऐप के अंदर ही 5-6 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको लोन दे रहे हैं। तो आपने एक ऐप का आप अगर लोन नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरा वाला आपको फोन करके कहेगा कि यार आपका उसका पेमेंट ड्यू है और वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप ये कि हम आपको लोन दे देते हैं, आप उनका पेमेंट क्लियर कर दीजिए, फिर आप हमको 7 दिन बाद में दे देना। तो ऐसे चक्कर में होता है कि कई केसेस में ये हुआ कि 5,000 का लोन जो है वो आखिर में 1.5 लाख 2 लाख तक पहुंच जाता है। अमूमन आप जब किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपके बैकग्राउंड के बारे में एक चीज़ वेरीफाई करता है, जबकि ऐप लोन में ऐसा नहीं है। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते समय हमें अलग अलग ऐप के सजेशंस मिलते हैं। इंस्टॉल होते ही ये ऐप यूज़र से उसके फ़ोन बुक, गैलरी, मैसेज, कैमरा वगैरह की परमिशन मांगते हैं। ज़्यादातर बार ये परमिशन दिए बिना ऐप इंस्टॉल नहीं होता। इंस्टॉलेशन के बाद यूज़र से KYC के बहाने आधार और पैन कार्ड ले लिए जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है लोन की प्रक्रिया। यूज़र को लोन दिया जाता है और इन लोन को चुकाने के लिए 7 दिन की मोहलत दी जाती है, लेकिन 5वें दिन ही लोन लेने वाले व्यक्ति के पास ऐप की तरफ से फ़ोन आने लगते हैं। ब्याज, GST और दूसरे चार्ज जोड़कर ये रकम लगभग दोगुनी हो जाती है। पैसे न देने की सूरत में सबसे पहले यूज़र की मॉफ्ड तस्वीरें यानी फर्जी तस्वीरें जिसमें उसकी शक्ल होती है पर शरीर किसी और का और ये अश्लील तस्वीरें होती हैं उसके पास भेजी जाती हैं। फिर ये मॉफ्ड तस्वीरें यूज़र के करीबियों को भेजी जाती हैं और भेजने की धमकी दी जाती है। इससे भी बात नहीं बने तो यूज़र के पास कॉल आते हैं जिसमें गाली गलौज से लेकर आपत्तिजनक तस्वीरें और वायरल करने की धमकी दी जाती है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अगर आपने ये रकम चुका दी तो आप बच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई मामलों में पैसे चुकाने के बाद भी यूज़र को ब्लैकमेल किया गया है। ब्लैकमेल 2 तरीके से किया जाता है। पहला, यूज़र को बिना बताए उसके अकाउंट में कर्ज के रुपए में फिर से कुछ पैसे डाल दिए जाते हैं ताकि धंधा फिर से शुरू हो ब्लैकमेलिंग का। दूसरा, आपने जो पैसे चुकाए उसे ऐप पर अपडेट ही ना किया जाए, जिससे भुगतान में देरी के नाम पर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए और ब्लैकमेलिंग का खेल जारी रहे। भारत में लोन का ये खेल भले ही नया हो, लेकिन भारत के पड़ोसी देश चीन में ब्लैकमेलिंग के इस धंधे को लगभग 1 दशक पूरा हो चुका है। चीन में 2012 के आसपास इस तरह की इंस्टेंट लोन ऐप अस्तित्व में आए और 2016 आते आते ये इंडस्ट्री $100 अरब यानी 70 लाख करोड़ की बन चुकी थी। इसके बाद
चीन की सरकार इन ऐप के खिलाफ सक्रिय हुई और इस कारोबार को रोकने के लिए खास टीम बनाई गई। चीनी सरकार ने ऐप लोन वाली कंपनियों को अपने बाकी मामले निपटाने के लिए 2 बरस का समय दिया और 2018 खत्म होते होते इंस्टेंट लोन ऐप का खेल लगभग बंद हो गया वहां। और ठीक इसी समय चीन से चलकर इस धंधे ने भारत में दस्तक दी। मौका था इंडोनेशिया फिनटेक समिट एंड एक्सपो 2019 का और इस समिट में चाइनीज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने इंडियन इन्वेस्टर्स को इंस्टेंट लोन ऐप का डेमो दिया। मौके पर मौजूद कुछ इन्वेस्टर्स को आइडिया पसंद आया और भारत के रूप में लोन ऐप को एक नया ठिकाना मिल गया। कई मौकों पर पुलिस जांच में यह पता चला कि लोन ऐप के इस फ्रॉड से एक पॉइंट पर किसी न किसी चीनी नागरिक का कनेक्शन सामने आ ही जाता है। हाल ही में एक नया ट्रेंड भी देखने को मिला। पुलिस कार्रवाई उगाही के लिए चल रहे लोन ऐप के कॉल सेंटर नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी शिफ्ट हो रहे हैं। सेव देम इंडिया फाउंडेशन के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में लोन ऐप के फ्रॉड को लेकर 40,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें तमिलनाडु में 7,526, महाराष्ट्र में 6,093, दिल्ली में 3,988, केरल में 4,925 और कर्नाटक में 4,312 शिकायतें दर्ज की गई। लोन ऐप के कारण ब्लैकमेलिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एक बैठक भी की। बैठक में वित्त सचिव, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और कार्यकारी निदेशक समेत वित्त मंत्रालय के दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। अब आप पूछेंगे इस गत से बचने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड होने वाली कोई भी ऐप इंस्टॉल ना करें। किसी भी अनाधिकृत ऐप को गैलरी, कॉन्टैक्ट, कैमरा वगैरह की परमिशन ना दें। सादी भाषा में ऐप के हर सवाल पर यस नहीं दबाना है। गलती से भी किसी भी तरह का ऐसा कोई ऐप आपके फ़ोन में पहुंच जाता है तो सबसे पहले तो ऐप को अनइंस्टॉल करें और सेटिंग में जाकर परमिशन वाले सेक्शन को रीसेट करें। किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है सेल्फ सेंसरशिप। अगर आप पर्याप्त जागरूक हैं तो इस तरह के स्कैम में फंसने के चांस कम हो जाते हैं। फिर भी अगर आप इस तरह के लोन ऐप के जाल में फंस जाते हैं तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें और अपनी परेशानी बताएं। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी अपने जीवन को खत्म करने का फैसला ना लें। जीवन बहुमूल्य है, जिएं और खुश रहें। और अगर इस हेल्पलाइन नंबर पर भी बात नहीं बन रही है तो स्थानीय थाने में जाएं, अपने जिले के पुलिस कप्तान से मिलें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताएं। इस ऐप से लगातार प्रताड़ित ना होते रहें। बात करें इसके बारे में। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।